नमस्कार। एकलव्य आईएएस अकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से चर्चित कुछ मुद्दों में से एक खनन यानी माइनिंग, जिस पर भारत की संसद में भी ये विषय चर्चा का बना, राज्य की विधानसभा में भी बना और अब उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है, जिसके कारण उत्तराखंड में खनन विषय या माइनिंग सब्जेक्ट चर्चा में है। और तमाम विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं या बाकी अन्य लोगों को भी इस विषय से संबंधित जानकारी होना आवश्यक है। तो ये जो खनन विषय है और विशेष रूप से जो उत्तराखंड हाई कोर्ट तक चला गया है, ये है क्या? तो ये विषय जो है ये उत्तराखंड का मैप है। उत्तराखंड के 13 जिलों से बना हुआ राज्य, जिसमें से नीचे के जो है ये 3 जिले तो जो है मैदानी आते हैं, जिसमें उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार हो गया और देहरादून हो गया। बाकी जो है उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के अंतर्गत आते हैं। इन 13 जिलों में से एक पहाड़ी जिला जो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आता है और इतना हिस्सा ये कुमाऊं में आता है। तो कुमाऊं का ये बागेश्वर जिला है। इस बागेश्वर जिले में जो विषय है ये है सोप स्टोन माइनिंग। सोप स्टोन को हम जो है टेल्कम पाउडर भी बोलते हैं। और जैसे नाम से लग रहा है सोप स्टोन यानी साबुन वाला पत्थर, चूँकि उसकी ऐसी कई सारी विशेषताएं हैं। तो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में सोप स्टोन का जो खनन वाला विषय है ये उत्तराखंड के उच्च न्यायालय तक चला गया है और उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उसने क्रिटिसाइज की है सरकार की, उन एजेंसियों की, जिला प्रशासन की और उन तमाम अन्य एजेंसियों की जिनको माइनिंग की अनुमति देने का अधिकार रहता है। तो ऐसा हुआ क्यों है, और इस विषय पर फिर कई तरह के प्रश्न भी जो है बन जाते हैं। तो बागेश्वर जिला जहाँ पर जो है सोप स्टोन माइनिंग यानी टेल्कम पाउडर यानी एक तरह का सफ़ेद पाउडर जैसा ये जो है पदार्थ होता है, इसके खनन पर जो है विषय चर्चा में है। अगर हम स्पेसिफिक बागेश्वर जिले के अंदर जाएंगे तो बागेश्वर जिले का नक्शा लगभग इस तरह का बनता है और इसमें कुछ स्थानीय क्षेत्र हैं, जैसे कांडा क्षेत्र है या गरुड़ क्षेत्र है, कंपकोट है, ये मूल हिस्सा हो गया ये। तो इसका जो कांडा कनियाल क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर खनन का कार्य चलता है सोप स्टोन के लिए। तो ये जो कांडा रीजन है यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़, खनन गतिविधियाँ होती हैं और यही जो है चर्चा का विषय है। और इसके कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ रहे हैं, न्यायालय तभी हस्तक्षेप करता है जब जो है शासन प्रशासन के द्वारा सही कदम न उठाए जा रहे हों, या फिर जिसके कारण जो है पर्यावरण को या फिर विरासत को या फिर जो है स्थानीय लोगों को, गांव को या फिर विभिन्न प्रकार के प्रदूषण की संभावना जहां पर बनती है, तब न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है, जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है। तो ये कांडा क्षेत्र है, कांडा कनियाल क्षेत्र है बागेश्वर जिले का, जहां पर ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सोप स्टोन माइनिंग है, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया, जिसे हम कहते हैं स्यू मोटो कॉग्निजेंस। ये क्या चीज़ हुआ? स्वतः संज्ञान का तात्पर्य ये हुआ है कि जब कोई जानकारी टेलीविज़न में, न्यूज़पेपरों में या अन्य किसी माध्यम से सार्वजनिक रहती है और वैसी सार्वजनिक जानकारी को ध्यान में रखते हुए न्यायालय कहे कि ये हो क्या रहा है, तो खुद ही किसी चीज़ का संज्ञान लेना, कोई उस विषय को न्यायालय में लेकर नहीं गया, बल्कि न्यायालय ने खुद
उस विषय का संज्ञान लिया है, उसी को हम कहते हैं स्यू मोटो कॉग्निजेंस। तो न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया ये खनन विषय, और फिर न्यायालय ने इस पे क्रिटिसाइज की, इसकी आलोचना की। आलोचना के जो विषय थे वो अथॉरिटीज फॉर फेलिंग टू रेगुलेट सोप स्टोन माइनिंग इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्हें ये माइनिंग नियंत्रण में रहते हुए करवानी थी या देखनी थी, उन कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, उन एजेंसियों ने अपना दायित्व ठीक से नहीं निभाया, जिससे खनन जो किया गया वो ग्रांटेड लिमिट से बाहर जाकर पर्यावरण के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय विशेषताओं को प्रभावित किए हुए किया गया है। तो तब न्यायालय ने जो है ये किया। सो हाई कोर्ट हैज क्रिटिसाइज द अथॉरिटीज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग दिस होल एक्टिविटीज इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो ये विषय क्या है, आप ये देखिए, ये रियल एरिया है जहां पर ये माइनिंग होती है, खनन, और आप देख रहे हैं ये पूरा जो क्षेत्र है ये जो है ग्रीन बेल्ट फ्री एरिया हो गया है, यानी पूरा यहाँ ग्रीन बेल्ट खत्म होती जा रही है। हरित पट्टी जो हमारे लिए और खासकर उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के लिए अति आवश्यक है। अगर पहाड़ी भूभाग में पेड़ न रहें तो यहाँ पर जो है इरोजन यानी जो अपरदान होता है, जैसे नदियाँ अपने साथ बहा के बहुत सारी चीज़ें नीचे लेके आ जाएंगी, या फिर कभी जो है लैंडस्लाइड हो जाएगा, या फिर जो है बाकी जो अन्य कारण होते हैं जैसे क्लाउड ब्रस्ट, बादल फट जाता है। तो ये वो एरिया है जहाँ पर एक खनन गतिविधि चल रही है। तो यहाँ से किस किस तरह के इम्पैक्ट आए या आ रहे हैं जिसके कारण ये इंटरफेयर न्यायालय के द्वारा किया गया है। तो पहला जो इम्पैक्ट हम देख सकते हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न, यानी पर्यावरणीय पहलू क्या है इसमें। तो पर्यावरणीय पहलू में पहला हिस्सा है इसमें लैंड सब्सिडेंस, यानी भूमि धसाव। जब कोई जमीन अपने मूल स्थान से नीचे की तरफ धसती है, क्योंकि निचला हिस्सा उसका या तो काटा जा रहा है या खोखला किया जा रहा है, तो धसाव शुरू हो जाएगा उसके अंदर। और उत्तराखंड में एक बहुत कॉमन सी समस्या है लैंड सब्सिडेंस। तो भूमि धसाव, वल्नरेबल एरियाज, और इस भूमि धसाव के कारण जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील एरिया है वो जो है बागेश्वर में कांडा कनियाल रीजन। तो ये कांडा कनियाल रीजन वही जहाँ माइनिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खनन हो रहा है और इसके कारण यहाँ भू धसाव की स्थिति है। तो भू धसाव से कई जगह असर पड़ेगा। नीचे जब जो है जमीन बैठेगी तो ऊपर वाले हिस्सों में जो गांव होंगे, खेत होंगे, बाकी चीज़ें होंगी, या फिर कोई ऐतिहासिक चीज़ें बनी होंगी, उन सब पर क्रैक्स आ सकते हैं। और यही कारण है कि जैसे हम जोशीमठ शहर में देख रहे हैं चमोली के, कि वहाँ पर भी जो है इसी तरह का भू धसाव हुआ बड़े स्केल पे, और अब तो सरकार को वहाँ से बहुत सारे परिवारों को जो है दूसरी जगह पर जो है हस्तांतरित करना पड़ा है। तो इसे ऐतिहासिक चीज़ें, सामाजिक चीज़ें, कई चीज़ों पर असर पड़ता है। तो ये जो माइनिंग ऑपरेशन है यहाँ पर, इससे एक तो सॉइल इरोजन हो रहा है, मिट्टी का अपरदान, मिट्टी आराम से बह जाती है पानी के साथ, हवा के साथ, बाकी चीज़ों के साथ। रिमूवल ऑफ रिसोर्सेज, और जो संसाधन होते हैं उस जगह के, वो संसाधन भी वहाँ से निकल के आते हैं। क्योंकि कहीं पर भी जैसे हम जो है खेत की बात कर रहे हैं, तो खेत की जो मिट्टी है उसमें कई प्रकार के खनिज होते हैं, जिससे उसमें जो है अनाज पैदा होने की क्षमता होती है। अगर वो मिट्टी बह जाएगी, ऊपरी मिट्टी बह जाएगी, तो उसमें फिर किसी भी प्रकार के अनाज को पैदा करना मुश्किल होगा। तो सॉइल इरोजन हो रहा है, रिसोर्सेज हो सकता है, और भूकंप के कारण ऐसी जगह और सेंसिटिव बन जाती हैं, या ये अर्थक्वेक प्रोन और ज़्यादा हो जाएंगी इन जगहों पर। तो ये माइनिंग ऑपरेशन से इस तरह का असर पड़ेगा। ये वो पूरा एरिया है बागेश्वर का जहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ तैयार हैं, पहला। दूसरा, इसके अंदर जो इम्पैक्ट न्यायालय की नज़र में हम देख सकते हैं,
स्लोप इनस्टेबिलिटी, यानी जो ढलान है, और उत्तराखंड पूरा पहाड़ी राज्य है, हिमालय का हिस्सा है। यहाँ पर जो है शिवालिक हिमालय, मिडिल हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमालय के जो हिस्से हैं वो पूरे ढलान पे हैं। तो ये जो ढलान है ये कमजोर हो रहे हैं, अस्थिर हो रहे हैं इस तरह की माइनिंग से। तो ये स्लोप इनस्टेबिलिटी ये दूसरा बड़ा विषय है। और माइनिंग एट लोअर स्लोप वीकन्स स्ट्रक्चरल इंस्टेंट, यानी जब खनन होता है तो नीचे खनन होगा, नीचे जो है बिल्कुल खोखला हिस्सा हो जाएगा, तो ऊपरी भाग जो है नीचे धंसकर आएंगे, और साथ में जो ढलान है वो कमजोर होता जाएगा, उसमें कुछ टिकेगी नहीं, तो लगातार जो है लैंडस्लाइड जैसी स्थिति बनेगी। अफेक्टिंग विलेजेज ऑन अपर स्लोप, और ऊपर वाले हिस्से में जो गांव होंगे या आबादी होगी, आवास होंगे, वो सारे प्रभावित होंगे। साथ में ये जो मिट्टी यहाँ पर इस तरह से बनेगी, इसमें जो है एरोजन, विशेष रूप से बरसात का सीजन में, मानसून के सीजन में ये मिट्टी बहुत तेजी से बह जाएगी, तो ये पूरा क्षेत्र इस तरह से प्रभावित होता है। इसके अलावा डेफिशिएंट सेफ्टी मेजर्स, और इससे फिर जो है जो सुरक्षा साधन होते हैं, मानक होते हैं, वो भी कमजोर हो जाते हैं। जैसे लैक ऑफ ग्रीन बेल्ट्स, हरित पट्टी, यानी पेड़ पौधों की एक लंबी पट्टी होना, जो पर्यावरण और खासकर उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के लिए अति आवश्यक है, उसकी कमी हो जाएगी। साथ में जो है जो एक दीवार का काम कर रही है तमाम चीज़ें, उनकी कमी हो जाएगी। ये बफर जोन बन जाएंगे, संवेदनशील क्षेत्र बन जाएंगे। तो माइनिंग ऑपरेशन से ये कई तरह के प्रभाव जो है देखने को मिलेंगे, जो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो ये रियल इमेज है, वास्तविक इमेज है बागेश्वर की। जब यहाँ ये पूरा खनन होगा तो ये पूरा हिस्सा खोखला हो जाएगा, ये हिस्सा खोखला हो गया है, और इस खोखलेपन के कारण चीज़ें जो है जो ढलान वाली हो अस्थिर हो जाएंगी और कई तरह का असर पड़ेगा। तो प्रश्नों के जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उन्हें प्रश्न के रूप में क्या पकड़ना होता है, ये पॉइंट्स कि क्या चीज़ हो रही है, या फिर ये पॉइंट्स क्या चीज़ें होंगी, या कहाँ कहाँ इसका असर पड़ेगा। इसके साथ में हम यह देखते हैं कि जब इतनी माइनिंग होती है तो जो मिट्टी पत्थर अभी तक अपनी स्थिर अवस्था में है, वो स्थिर अवस्था में तो ठीक है क्योंकि मिट्टी जमी हुई है, पत्थर जमा हुआ है, पर जैसे उनका खनन होता है, माइनिंग होती है, उनको तोड़ते हैं, उकेरते हैं, तो उनका बारीक पाउडर बनना शुरू हो जाता है, या फिर वो चीज़ें उड़ना शुरू हो जाती हैं। तो कुछ पाउडर ऐसा मिल कर के हवा में मिल जाएगा, पानी के स्रोतों में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, और इस प्रकार से वाटर एंड एयर पॉल्यूशन जैसी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। और ये पॉल्यूशन जब वहाँ के स्थानीय लोग इस प्रदूषित जल को पिएंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसी प्रदूषित मृदा में उत्पन्न होने वाले जो अनाज हैं उनका उपयोग करेंगे, तो ये सारी जो है समस्याएं फिर पूरे क्षेत्र के लिए और बाकी एरिया के लिए होना शुरू हो जाएगी। तो माइनिंग एक्टिविटीज लीड्स टू वाटर स्कार्सिटी, कंटेमिनेशन एंड एयर पॉल्यूशन। तो इससे क्या होता है, खनन से कई बार पानी के जो मूल स्रोत होते हैं वो अपनी जगहों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, और जहाँ पानी आना था वहाँ पानी नहीं आएगा। हमारे जो गांव हैं या पूर्वजों ने जो गांव स्थापित किए हैं वो ऐसे वैज्ञानिक ढंग से स्थापित किए गए हैं कि पानी का स्रोत कहाँ है, या खेती वाली ज़मीन कहाँ है, पास में जंगल है, सारे मानकों को ध्यान में रख कर के ये प्राचीन गांव बने हुए हैं। आज का जो शहरी इस्टेब्लिशमेंट है ये अवैज्ञानिक है, इसलिए हर तरह की समस्या शहरों के अंदर होती है। पानी की समस्या, प्योर हवा की समस्या, सब चीज़ समस्या है। बट यही चीज़ अगर हम ग्रामीण परिवेश में चले जाएं तो प्राकृतिक स्वरूप से सब कुछ ठीक है, अच्छा पानी, अच्छी हवा, ग्रीन बेल्ट, फॉरेस्ट, सब कुछ है। तो ये चीज़ें प्रभावित हो रही हैं शहरी व्यवस्था को इस्टेब्लिश करने के लिए, और इसलिए ये पूरे
सिस्टम पर वह प्रभाव डालेगा। तो ये भी एक समस्या है जो ये विषय आ रखा है। इसके अलावा जैसे हम बात कर रहे हैं कि इस प्रकार का जो माइनिंग है वो एक एरिया प्रभावित नहीं करता है, बल्कि कई क्षेत्रों को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। ये जो है कल्चरल कंसर्न, यानी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उत्तराखंड की, उसको भी प्रभावित कर रहा है। सांस्कृतिक विरासत कैसे? जैसे ये गांव जो देख रहे हैं, ये जो मकान देख रहे हैं गांव का, ये कुमाऊं में इन्हें जो है बाखली घर कहा जाता है। और ये जो मकान हैं ये पत्थर, मिट्टी आदि के बने होते हैं। और अगर हम आज के हिसाब से इनका कंपैरिजन करें तो ये वैज्ञानिक प्रकार के घर हैं जो तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं, गर्मियों में ठंडा रखते हैं, सर्दियों में गर्माहट पैदा करते हैं। तो एक तरह का वैज्ञानिक स्ट्रक्चर है ये। तो ये भी प्रभावित हो रहे हैं। ये जो घर हो रहे हैं इस तरह के खनन से इनको भी, क्योंकि इनमें जो है क्रैक्स आ रहे हैं। ये जो घर बने हैं, तो जो ऊपरी हिस्से में जब घर बने होंगे तो चूंकि इसमें पिलर जैसी कोई व्यवस्था तो होती नहीं है, कॉलम जैसा कोई व्यवस्था होता नहीं है, और अगर जो है भूमि धसा होगा तो ऐसी तमाम चीज़ों पर क्रैक्स आएंगे और इनकी टूटने की स्थिति ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो लैंड सब्सिडेंस, ये जो भूमि धसाव है, इससे ऐसे घरों को नुकसान हो रहा है। ऐसे घर उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल दोनों हिस्सों में पाए जाते हैं और ये अपनी विरासत के लिए बहुत जाने जाते हैं। उत्तराखंड सरकार इनको प्रमोट भी कर रही है और इन्हें वापस रिटेन करने के लिए जो है जो होम स्टे प्रोग्राम उत्तराखंड में चल रहा है वो इनके द्वारा बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे घरों को भी इस प्रकार के खनन से बहुत नुकसान है और ये डैमेज कर रहे हैं। तो कुमाऊं क्षेत्र में तो ये जो तैयारी करने वाला बच्चा है उनके लिए ये शब्द महत्वपूर्ण है। ये जिनको जानकारी नहीं कि वो किस प्रकार के घरों को प्रभावित करेगा या कौन सा फैक्टर करेगा, ये भी इसके अंदर, तो ये भी इसमें एक कारण है। उसके अलावा जो है बागेश्वर जिले में ही एक कलिका मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है ये। तो ये भी एक इम्पैक्ट है, डैमेज टू हेरिटेज, विरासत को नुकसान। तो विरासत को नुकसान क्या है? ये जो कलिका मंदिर है इसमें भी भू धसाव हो रहा है और ये विरासत क्या है? हजारों साल पुरानी विरासत है। आज इस तरह के मंदिर और इस तरह की चीज़ों का निर्माण होना बहुत मुश्किल काम होता है। 1000 साल पुराना है, यानी 1000 साल 10वीं शताब्दी के आसपास का ये मंदिर है। तो क्रैक्स इन द कलिका टेम्पल फ्लोर इन कांडा, अ 10th century साइट इन कल्चरल एंड रिलीजियस इम्पोर्टेंस। तो ये 10वीं शताब्दी का मंदिर है जिसके जो इसका सरफेस है, फ्लोर है, उस पर क्रैक्स आ रहे हैं इस प्रकार के माइनिंग से। तो ये एक तरह से हमारी विरासत को नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटी है। तो ये भी जो है क्वेश्चन के रूप में रहेगा। उसके अलावा फोक म्यूजिक, डांस, हैंडीक्राफ्ट, ये सारी चीज़ें भी प्रभावित हो रही हैं। वो कैसे? कि जो चीज़ें इन चीज़ों से बनाई जाती थी या कई तरह के, जैसे ये जो पत्थर है इसका प्रयोग जो है मूर्ति बनाने के लिए और कई प्रकार की चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। अब ये जब माइनिंग बड़े स्केल पे हो रही तो फिर छोटे मोटे लोगों को जो है ये चीज़ें मिलती नहीं है, तो फिर ये तमाम चीज़ें प्रभावित होनी शुरू हो जाती हैं। और ये भी जो है एक कारण है जिसके कारण सोप स्टोन माइनिंग चर्चा का विषय है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज, यानी प्रशासनिक जो लैप्स है इसमें वो क्या है? तो इसमें दोनों की कमी मानी जा सकती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की वो तमाम एजेंसियां जो इस प्रकार की माइनिंग की अनुमति देती हैं, तो अनुमति देने से पहले सारी चीज़ों का आंकलन होता है या फिर उनकी मॉनिटरिंग होती है कि कौन से औजारों से माइनिंग की जा रही है, किस स्तर पे की जा रही है, या फिर कितनी की जा रही है, या फिर ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा नुकसान उस क्षेत्र को, उस पर्यावरण को, वहाँ के लोगों को किया जा रहा है। न्यायालय ने इन सारे विषयों को उठाया। तो इसमें जो है ये जो परमिशन मिली है इसमें सेमी मैकेनाइज्ड माइनिंग, यानी जो इसमें मशीनें इस्तेमाल होनी थी वो बहुत सामान्य होनी थी
और वैसे भी उत्तराखंड में जो है मशीनों का जो एक दायरा है उसको एक लिमिट में इस्तेमाल किया जा रहा है, परंतु जो है यहाँ पर शायद उससे ज़्यादा हुआ है, भारी जो है मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके लिए अनुमति मिली है नहीं मिली है ये एक विषय है। तो इन तमाम चीज़ों से यहाँ पर ये खनन कार्य चर्चा में आ रखा है और जैसे हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट से लेके विधानसभा से लेके उच्च न्यायालय से लेके तीनों जगहों पर ये विषय एक चर्चा के हिस्से में है। तो ये इस तरह का जो है ये माइनिंग वाला सब्जेक्ट है। अब अगर हम इसे ये जो सोप स्टोन है जिसको हम टेल्कम पाउडर भी बोल रहे हैं, ये जो है इस तरह का दिखता है, ये देखो पत्थर साबुन की तरह है इसलिए इसका नाम सोप स्टोन भी है। और ये ऐसी चट्टानों से निकलता है, ये जो चट्टान है इसको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, यानी अवसादी चट्टान, यानी अवसाद इकट्ठे होते हैं। तो चूंकि ये सारा हिस्सा क्या है हिमालय का, हिमालय जहाँ पर आज है वहाँ पर कहा जाता है कि पहले एक सागर था जिसका नाम था टेथीस सागर। टेथीस सागर जो है पूरा डिपॉजिट्स यानी अवसादों से जो है इकट्ठा होकर के फिर वहाँ पर एक माउंटेन का डेवलपमेंट होता है जिसको आज हिमालय बोलते हैं और उसी का एक हिस्से में ये आता है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, अवसादी चट्टानें, और इन्हीं चट्टानों में माइनिंग करके इस तरह की चीज़ें हासिल की जाती हैं। तो ये क्या होता है, एक सॉफ्ट मेटामॉर्फिक रॉक है यानी कोमल अवसादी चट्टान है और इसमें क्या क्या टैल्क यानी जैसे हम कह रहे हैं टेल्कम पाउडर भी हम इसे बोलते हैं, इसमें जो है तीन चीज़ें मुख्य रूप से होते हैं, ये क्लोराइड, डोलोमाइट और मैग्नेसाइट, ये तीनों जो है वो तत्व होते हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए जो है आवश्यक जानने की क्या चीज़ें हैं। उपयोग कहाँ करते हैं, क्यों इतनी माइनिंग हो रही है इस पे, क्यों इसमें बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, क्यों जो है इस पर एक्शन नहीं हो रहा है, तो क्योंकि इसका महत्व है, इसका जो बाजार मूल्य है, इसके जो लाभ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और शायद यही कारण है कि कई तरह से कंप्रोमाइज यहाँ हुआ होगा। तो यूज क्या है इसका, उपयोग क्या है सोप स्टोन का, तो इससे हम जो है स्कल्पचर यानी मूर्ति कला, मूर्तियाँ बनाते हैं। जैसे आप ये मूर्ति देख रहे हैं पूरी, और हम तमाम प्रकार की जो सफ़ेद मूर्तियाँ हम देखते हैं, काली मूर्तियाँ देखते हैं, वो इससे बनाई जाती हैं। तो ये मूर्ति बनाने में इस्तेमाल होता है। सिंक जो हमारे सिंक हैं घरों में वो हम बनाते हैं, टाइल्स हम इससे बनाते हैं, कई तरह के बर्तन भी हम इससे बनाते हैं, हाथ से बनने वाली चीज़ें बनाते हैं या फिर आइडोल्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं। ये जैसे ये जो है इसको जो है हम काउंटर टॉप बोल रहे हैं ये वाला, और आज की डेट में ऐसे सजावटी चीज़ें कितनी जगह पर बनाई जाती हैं, तो ये भी इसी पत्थर से बनाई जाती हैं और इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इन पत्थरों को हासिल करने के लिए बेतहासा खनन हो रहा है, नियमों को दरकिनार करते हुए। यही कारण है कि न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, स्वतः संज्ञान लेकर। और ये चीज़ें जो बनती हैं, क्यों बनती हैं, क्या खासियत है इस सोप स्टोन में, तो इसका कारण क्या है, ड्यूरेबिलिटी, यानी इसमें जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी इसके अंदर जो सहनशीलता है, जैसे हम इसे तोड़ेंगे, इसको अगर जो है तोड़ेंगे तो इसके अंदर एकदम टुकड़े नहीं होंगे, बहुत छोटे छोटे हिस्से निकले, तो ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसमें। साथ में एथेनिस्टिक अपील्स, यानी इसमें सुंदरता, ये जो पत्थर है ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा चमकीला है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो ये जो सोप स्टोन है इसमें सुंदरता बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम तमाम सुंदर चीज़ें इससे बना सकते हैं। और इसके अलावा हीट रेसिस्टेंस, यानी इसमें गर्मी को सहने की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम कई जगहों पर इसका इस्तेमाल और करते हैं। ये वो कारण है जिसके कारण सोप स्टोन का जो विषय है वो इतना बड़ा हुआ है। अगर हम ये कहें कि भारत में कहाँ कहाँ मिलता है ये, तो पूरे भारत में 4 राज्य मुख्य रूप से वो हैं जहाँ पर सोप स्टोन मिलता है। सबसे ज़्यादा मिलता है पूरे भारत में राजस्थान, तो राजस्थान जो ये है ये सबसे पहले नंबर पे है। राजस्थान के भी कुछ जगह हैं, जैसे जो है उदयपुर
डूंगरपुर और भीलवाड़ा, ये सोप स्टोन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर पूरे भारत में जितना सोप स्टोन होता है उसका 57% अकेला राजस्थान में है। दूसरे नंबर पर है उत्तराखंड। तो ये यहाँ पे उत्तराखंड है। उत्तराखंड में बागेश्वर जिला, पिथौरागढ़ जिला और अल्मोड़ा जिला, ये 3 जिले हैं जहाँ पर ये सोप स्टोन ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक, यहाँ पर भी ये सोप स्टोन मिलता है। तो ये एक अप्रोच है कि हम इस टॉपिक को कैसे पढ़ें, करंट अफेयर्स के रूप में पढ़ें या वैसे ऐतिहासिक ज्ञान के हिसाब से पढ़ें। तमाम तैयारी करने वाले लोग, स्टूडेंट्स जो 12th पास आउट हो रहे हैं, और ऐसे ये टॉपिक हमारा सीधा यूपीएससी की परीक्षाओं में, स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में और बाकी तमाम छोटे मोटे एग्जामों में सभी जगह पर आता है। तो अगर हमने इसको विस्तार से पढ़ रखा है तो हम इसके छोटे क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, बड़े क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, हर तरह का। उत्तराखंड की जो पीसीएस परीक्षा है जून में, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। तो तमाम स्टूडेंट्स इसको इस तरह से जो है तैयार कर सकते हैं। और जून 4 से जो है एकलव्य आईएएस एकेडमी में नए बैचेज बनेंगे 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए, और पुराने बच्चों के लिए भी जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो सभी के लिए जो है नए बैचेज बन रहे हैं। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और जुडिशरी, इसके अलावा बाकी जो सबऑर्डिनेट एग्जाम्स हैं उनके लिए भी जो है बैचेज बन रहे हैं। तो सभी लोग इन बैचेज के अंदर जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।